हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र बिहार का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है बिहार का भूगोल। देखिए, जो लोग बिहार के आगामी एग्जामों के तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए ये सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सिर्फ उन्हीं पार्ट्स पर ज्यादा फोकस करेंगे जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार की भूगर्भिक संरचना में जो चट्टाने पाए जाते हैं वह धरवाड़ क्रम के, टर्शियरी चट्टाने, विंध्यन चट्टाने और क्वाटरनरी चट्टाने। देखिए, इन चट्टानों के निर्माण काल, अवस्थिति और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धरवाड़ क्रम की जो चट्टान है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। धरवाड़ क्रम के चट्टानों का जो निर्माण है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और ये बिहार के किन किन क्षेत्रों में इस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। तो जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ, राजगीर और गया में। और इन चट्टानों का जो महत्व है, इन चट्टानों से श्रेष्ठ नीस, ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम और अब्रक आदि के निक्षेप मिलते हैं। इसके बाद टर्शियरी जो चट्टान है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी और हिमालयी तराई क्षेत्रों में मतलब कि मिलते हैं। और कांग्लोमरेट, बालू पत्थर, चूना पत्थर के निक्षेप इन चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं और इन चट्टानों में ही तेल के भंडार जो है संभावित होते हैं। तेल के भंडार पाए जाने की संभावना होती है। इसके बाद विंध्यन चट्टाने, ये निचला विंध्यन क्रम, सेमरी क्रम रोहतास जिला और ऊपरी विंध्यन क्रम रोहतास एवं कैमूर यानी सोन घाटी के क्षेत्रों में इस प्रकार के चट्टान मिलते हैं। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और पाइराइट निक्षेप इन चट्टानों से प्राप्त होते हैं। और याद रखिएगा, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है और सारनाथ के जो स्तूप है इस प्रकार के चट्टान का जो है प्रयोग किया गया इनके निर्माणों में। तो शेरशाह सूरी का मकबरा और सारनाथ के स्तूप के निर्माण में विंध्यन चट्टाने प्रयोग हुए हैं। इसके बाद क्वाटरनरी चट्टाने, देखिए इस प्रकार के जो चट्टान है वो बिहार के मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं। तेथिस सागर के अवशेष और गंगा और उसके सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है और ये चट्टान अत्यंत उपजाऊ प्रकृति के होते हैं। इसके बाद भू आकृतिक जो संरचना है बिहार की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सोमेश्वर जो श्रेणी है, जो इसका विस्तार है त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी दरे के मध्य है। सोमेश्वर श्रेणी के जो प्रमुख दरे हैं, भिखना ठोरी दरा है, सोमेश्वर दरा है, मरवाद दरा है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरतम श्रेणी है और सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है फोर्ट सोमेश्वर, पश्चिमी चंपारण, 880 मीटर। इसके बाद हरहा घाटी, देखिए ये जलोढ़ मैदान का भाग है और इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के मध्य है। रामनगर जो दून है इसके बारे में देख लेते हैं। रामनगर दून का जो विस्तार है शिवालिक की दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भागों तक है और इसकी अधिकतम ऊंचाई संतपुर के निकट है 242 मीटर। परीक्षा के दृष्टि से अगर बात करें तो बिहार को मुख्यतः कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? याद रखिएगा, बिहार को मुख्यतः 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। दूसरा है दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियां क्या कहलाती हैं? तो दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियां टाल कहलाती हैं, जैसे में मोर टाल, बढ़ैया टाल, मोकामा टाल, सिंघौल टाल। इसके बाद मैदानी क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो गंगा नदी के द्वारा 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है और इस विभाजन का जो बेस है वो है कंटूर लाइन। तो गंगा नदी के द्वारा जो 2 भाग में विभाजित हुआ है, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। उत्तरी मैदान का जो क्षेत्रफल है वह 56,980 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी मैदान का प्रमुख नदियां हैं कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और महानंदा। और उत्तरी मैदान का जो वर्गीकरण किया गया है भाभर या तराई, बांगर, खादर और चौर में। उत्तरी मैदान का जो विस्तार है बिहार के भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, सीवान, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण और मुजफ्फरपुर। और उत्तरी मैदान का जो प्रमुख दोआब है वह है आपका महानंदा कोसी दोआब, कोसी गंडक दोआब और गंडक घाघरा दोआब। इसके बाद दक्षिणी मैदान जो है इसका क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है और दक्षिणी मैदान का जो प्रमुख नदियां हैं वह पुनपुन, किऊल और गंगा। इसका विस्तार जो है गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक है और प्रमुख पहाड़ियां हैं गया, राजगीर, खड़गपुर, बराबर की गिरिथक की पहाड़ियां। और इसका जो वर्गीकरण किया गया है भोजपुर का मैदान में, मगध का मैदान और अंग का मैदान में, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए
दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश जो है, विंध्यन पर्वत का जो भाग है, इसका विस्तार जबलपुर से रोहतास तक है। और कैमूर का जो पठार है, इसका औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है और इसका अन्य नाम रोहतास पठार है। खड़गपुर की जो पहाड़ी है, इसके बारे में अगर बात करें तो खड़गपुर की पहाड़ी का जो आकार है वह है त्रिभुजाकार। कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में ये स्थित है खड़गपुर की पहाड़ी। और खड़गपुर के पहाड़ी जो है ये धरवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और इसका जो विस्तार है जमालपुर से जमुई तक है, याद रखिएगा। परीक्षा के दृष्टि से अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है मोकामा के क्यूल हरोहर नदी घाटी में। बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने का उत्पादन किया जाता है। बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने का उत्पादन कहां किया जाता है? तो उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्रों में, याद रखिएगा। और बिहार का प्राचीनतम भूखंड दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश है। बिहार का जो प्राचीनतम भूखंड है वो दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश है, याद रखिएगा। बिहार की जो मृदाएं हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिहार की मृदाएं, ठीक है, उत्तर बिहार के मैदान की जो मृदाएं हैं, दक्षिण बिहार के मैदान की जो मृदाएं हैं और दक्षिण की पठारी मृदाएं जो हैं, इनके बारे में बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर बिहार की जो मैदानी मृदाएं हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उप हिमालय पर्वत पदीय मृदा, ठीक है, इस प्रकार की जो मृदा है इसकी जो अवस्थिति है सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी बिहार में। और इसका रंग जो होता है किस प्रकार का होता है? तो उत्तर बिहार के जो मैदानी मृदाएं हैं इनका रंग गहरा भूरा या पीला होता है, याद रखिएगा। और इसकी जो विशेषता है जैविक पदार्थों की इसमें अधिकता पाई जाती है। और इन मिट्टियों में किस प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं? तो धान, मक्का और जौ, याद रखिएगा। परीक्षा के दृष्टि से अगर बात करें तो बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहते हैं? बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को भाबर क्षेत्र कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार में अवरख मूलक मिट्टी प्राप्त होती है, कहां से? बिहार में अवरख मूलक मिट्टी नवादा जिला से प्राप्त होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए इसकी जो अवस्थिति है, जो तराई क्षेत्र की मृदा है, इसके बाद तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। और इसकी जो अवस्थिति है उत्तर में बिहार नेपाल सीमा के साथ ही पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक। और तराई क्षेत्र की जो मृदा का रंग होता है वो किस प्रकार का होता है? तो भूरा तथा हल्का पीला होता है। और इस प्रकार के मृदा में मतलब कि जो फसलें उगाई जाती हैं धान, पटसन, जौ, सरसों और गेहूं। और ये जो मृदाएं हैं वो अम्लीय प्रकृति के हैं। फास्फोरस और पोटास की इसमें कमी होती है। तो अम्लीय प्रकृति, फास्फोरस और पोटास की कमी, जैव पदार्थों की इसमें अधिकता होती है। इसके बाद पुरानी जलोढ़ मृदा जिसे बांगर कहते हैं। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं। और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। और इन दोनों मतलब कि बांगर और खादर से दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। तो बांगर खादर किसको कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए पुरानी जलोढ़ मृदा जिसे बांगर कहते हैं ये कहां पर मिलते हैं? तो गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में, रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर तक। और इन मतलब कि पुरानी जलोढ़ मृदा का जो रंग होता है, इनका रंग गाढ़ा भूरा या हल्का काला होता है। और चूना एवं पोटास की इसमें अधिकता होता है, ठीक है। फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। और पुरानी जलोढ़ मृदा में जो फसलें उगाई जाती हैं गन्ना, मक्का, धान, गेहूं और जूट। इसके बाद नवीन जलोढ़ मृदा जिसे खादर कहते हैं, ये कोसी क्षेत्र में पूर्णिया और सहरसा तथा दरभंगा और मुजफ्फरपुर के चंपारण के उत्तर पश्चिमी भागों तक इस प्रकार के मृदाओं का विस्तार है। और इस प्रकार के मृदा का जो रंग होता है गहरा भूरा और काला होता है। देखिए इसकी जो विशेषता है याद रखिएगा, चीका की इसमें अधिकता होती है, नमी धारण करने की क्षमता, और ये मतलब कि उर्वरक होता है, उर्वरता इसमें होता है क्योंकि ये नवी जलोढ़ मृदाएं होती हैं। और इस प्रकार के मृदा में जो फसलें उगाई जाती हैं धान, गन्ना, गेहूं, मक्का और दलहन। इसके बाद बल सुंदरी मृदा, बल सुंदरी मृदा जो है, सॉइल जो है, इसकी जो अवस्थिति है यानी बिहार के किन क्षेत्रों में बल सुंदरी मृदा पाई जाती है? तो बांगर की दक्षिण दिशा में, बांगर की दक्षिण दिशा में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण और सारण जिलों में।
इसका रंग कैसा होता है? तो गहरा भूरा और सफेद होता है। इसकी विशेषता क्या है? तो बल सुंदरी मृदा का जो विशेषता है, इसमें चूने की अधिकता होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की होती है और ये कम उर्वर होता है। यानी फर्टिलाइजर कह सकते हैं कि इसमें फर्टिलाइज की जो क्षमता होती है वो कम होती है, कम उर्वर होता है। और इस प्रकार के मृदा में धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, तंबाकू, आम, लीची और केला उगाए जाते हैं। इसके बाद दक्षिण बिहार की जो मैदानी मृदाएं हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। दक्षिण बिहार की जो मैदानी मृदाएं हैं, पहला है कगारी मृदा। कगारी मृदा ये बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा तो ये बिहार के गंगा के दक्षिणी सोन, किऊल और फल्गु नदियों के किनारे इस प्रकार की मृदा मिलती है। और इस प्रकार की मृदा का जो रंग होता है वो भूरा प्रकार का होता है, भूरा रंग का होता है। इसका विशेषता क्या है? तो कगारी मृदा की जो विशेषता है, ये इस मृदा में चूने की अधिकता होती है और इस मृदा में सरसों, जौ, दाल, मक्का और विभिन्न सब्जियां जो है उत्पादित की जाती हैं। इसके बाद है टाल मृदा। टाल मृदा ये बक्सर, मुंगेर, पटना और भागलपुर जिले में मतलब कि इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो टाल मृदा कहां पर मिलती है? तो बक्सर, मुंगेर, पटना और भागलपुर जिलों में। और टाल मृदा की जो रंग होती है धूसर रंग होती है। और जलमग्न क्षेत्र, इसकी जो विशेषता है, टाल मृदा की जो विशेषता है जलमग्न क्षेत्र है। दोमट व चिक्का मृदा की इसमें प्रधानता होती है और मोटे कण वाली ये मृदा है। और इस मृदा में जो फसलें उगाई जाती हैं रबी फसल और दलहन, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए करैल, जिसे केवाल मृदा भी कहते हैं, करैल मृदा या केवाल मृदा, इसकी अवस्थिति जो है वो बिहार के बक्सर, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, पटना, भागलपुर और औरंगाबाद जिलों में। और इस प्रकार के मृदा का जो रंग होता है पीला और गहरा भूरा होता है। इस मृदा में सिल्ट और बालू क्ले का मिश्रण होता है, सिल्ट, बालू और क्ले का मिश्रण। करैल मृदा क्षारीय, केवाल मृदा अम्लीय, क्षारीय दोनों होता है। तो करैल मृदा या केवाल मृदा जो होता है वो अम्लीय क्षारीय होता है और करैल मृदा जो होता है क्षारीय होता है। और इसमें जल ग्रहण का क्षमता जो होता है वो अधिक होता है और ये उर्वर होता है। ठीक है, इसमें जो इस मृदा में जो मतलब कि फसलें उगाई जाती हैं गेहूं, धान, बाजरा और अरहर। इसके बाद है बलथर मृदा। बलथर मृदा जो है ये बिहार के गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा तथा छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमा के मध्य का संकीर्ण पट्टीनुमा क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा मिलती है। तो अवस्थिति क्या है? गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा तथा छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमा के मध्य का संकीर्ण पट्टीनुमा क्षेत्र। इस प्रकार की मृदा का जो रंग होता है पीलापन लिए हुए ये लाल रंग का होता है। और इसकी विशेषता है यानी बलथर मृदा जो है अम्लीय प्रकृति का होता है और ये कम उर्वर होता है। इसमें फर्टिलाइजर जो होता है मतलब कि नहीं पाया जाता है, कम पाया जाता है, ये कम उर्वर होता है। और प्रमुख फसलें अगर बात करें तो इस प्रकार के मृदा में आलू, ज्वार, बाजरा और अरहर की जो है खेती की जाती है। परीक्षा के दृष्टि से अगर बात करें तो बिहार में पिडमोट स्वैम्प मिट्टी कहां पाई जाती है? बिहार में पिडमोट स्वैम्प जो स्वैम्प मिट्टी है वो कहां पाई जाती है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में पाई जाने वाली जो मृदा है वो नवीन जलोढ़क मृदा है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में पाई जाने वाली जो मृदा है वो नवीन जलोढ़ मृदा है। इसके बाद दक्षिण के संकीर्ण पठार की जो मृदा है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है लाल बलुई मृदा। लाल बलुई मृदा ये रोहतास और कैमूर जिले में मतलब कि इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। तो अवस्थिति याद रखिएगा, रोहतास और कैमूर जिला में लाल बलुई मृदा जो है पाई जाती है। लाल बलुई मृदा का जो रंग होता है लाल या पीला होता है और लाल बलुई मृदा में बालू की अधिकता होता है। ह्यूमस होता है वो इसकी मात्रा और कम उर्वर। तो प्रकृति याद रखिएगा। और प्रमुख फसलें लाल बलुई मृदा में किस प्रकार की खेती की जाती है, कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? तो बाजरा, मक्का और ज्वार। लाल व पीली मृदा जो है इसकी अवस्थिति याद रखिएगा दक्षिण पूर्व बिहार जैसे बांका, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर एवं औरंगाबाद का पठारी क्षेत्रों में इस प्रकार यानी लाल व पीली मृदा जो है पाई जाती है। ठीक है, और इसका रंग कैसा होता है? लाल पीली मृदा का रंग लाल होता है और इसकी विशेषता क्या है? लौह तत्व की अधिकता होता है इस मिट्टी में और ये कम उर्वर होता है। ठीक है, और
इस मिट्टी में जो प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं दलहन और मोटे अनाज। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के दृष्टि से अगर बात करें तो बिहार में अधिक वर्षा के कारण बृहद स्तर पर जूट की जो कृषि होती है कहां पर होती है? बिहार में अधिक वर्षा के कारण बृहद स्तर पर जूट की जो कृषि होती है उत्तर पूर्वी बिहार में होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार के लगभग 90% क्षेत्रफल पर जो विस्तृत मृदा है, 90% क्षेत्रफल पर जिस मृदा का विस्तार है वह है जलोढ़ मृदा। ठीक है। धान तथा जूट के लिए जो उपयुक्त मृदा है वह है खादर मृदा। और बिहार का दाल का कटोरा किसको कहते हैं? बिहार का दाल का जो कटोरा कहलाता है वो मोकामा टाल कहलाता है। प्रमुख तथ्य भी है जो आपको याद रखना है। पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ? पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ? तो 45.85%, 45.85%। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर जिले में स्थित है। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है किस मिट्टी से? बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है कहां से? बिहार में दामोदर नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। इसके बाद बिहार की जो नदियां हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए बिहार की जो नदियां हैं, सबसे पहले गंगा नदी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए गंगा नदी बिहार में चौसा यानी बक्सर जिला में प्रवेश करती है। मध्य बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर इसका प्रवाह होता है और बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में प्रवाह क्षेत्र इसका जो है वह 15,165 वर्ग किलोमीटर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। गंगा नदी के किनारे स्थित जो जिले हैं वो 12 जिले हैं। तो कौन कौन से ये 12 जिले हैं? तो गंगा नदी के किनारे स्थित जो जिले हैं भोजपुर है, सारण है, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर जिला। याद रखिएगा। और गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है वो पटना में है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो सर्वाधिक लंबाई कहां पर है? पटना में है, ध्यान रखिएगा। और उत्तर दिशा की जो सहायक नदियां हैं, गंगा के जो उत्तर दिशा में जो नदियां मिलती हैं वो है आपका घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और बागमती नदी। और दक्षिण दिशा से जो नदियां मिलती हैं वह है सोन, पुनपुन, कर्मनासा, किऊल, फल्गु और हरोहर नदी। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। उत्तर दिशा की देखिए जो गंगा की सहायक नदियां हैं उत्तर दिशा में जो मिलती हैं वह है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा बागमती। और दक्षिण दिशा से जो गंगा में मिलती हैं वह सोन, पुनपुन, कर्मनासा, किऊल, फल्गु और हरोहर नदी। याद रखिएगा। देखिए उत्तरी बिहार की जो नदियां हैं और जो दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए उत्तरी बिहार की जो नदियां हैं, उत्तरी बिहार की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं आप बताइए। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। उत्तरी बिहार की जो नदियां हैं गंडक नदी है, घाघरा नदी है, बूढ़ी गंडक है, कोसी नदी है, बागमती है, कमला नदी है, ठीक है, महानंदा नदी है। ये सभी नदियां जो है वो उत्तरी बिहार की नदियां हैं। तो इन सभी को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गंडक नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गंडक नदी बिहार में वाल्मीकि नगर यानी पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। बिहार में इसकी लंबाई 250 किलोमीटर है और इसका जो अन्य नाम है काली गंडक, सदानीरा, ठीक है, काली गंडक, सदानीरा, गंडकी, नारायणी तथा सालिग्रामी। प्रवाह मार्ग याद रखिएगा पश्चिमी और पूर्वी चंपारण है, सारण, गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर जिला। इसका जो संगम है गंगा नदी में है, हाजीपुर में। और विशेष में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा है कौन? गंडक नदी। इसके बाद घाघरा नदी यानी सरयू नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए सरयू नदी जो है बिहार में सारण जिला यानी गुठनी में प्रवेश करती है। बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग सिवान और सारण है। संगम गंगा नदी में रेविलगंज, सारण में इसका संगम होता है। और प्राय मार्ग में परिवर्तन उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा रेखा
जो विशेष है, प्रायः मार्ग में परिवर्तन जो होता है उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा रेखा के अंदर होता है, बीच होता है। और इसकी सहायक नदियां जो है राप्ती, महाकाली नदी है। तो घाघरा यानी सरयू नदी की जो सहायक नदी है राप्ती है और महाकाली नदी है। इसके बाद बूढ़ी गंडक के बारे में अगर बात करें तो इसका जो उद्गम है चौतरवा, बिशंभरपुर, पश्चिमी चंपारण, और इसकी बिहार में जो लंबाई है 320 किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक की जो सहायक नदियां हैं मसान है, बलौर है, पंडई, सिकता, तिलवे, तियूर, धनौती, कोहरा एवं दंदा। और संगम खगड़िया के निकट गंगा नदी में इसका संगम होता है। और बिहार में गंगा की सबसे लंबी ये सहायक नदी है और उत्तरी बिहार की ये तीव्रतम प्रवाह वाली नदी है, यानी उत्तरी बिहार में सबसे तेज प्रवाह वाली ये नदी है। कौन? याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक। इसके बाद देखिए, इसके बाद बागमती के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बागमती का जो उद्गम है शिवपुर श्रेणी, नेपाल से इसका उद्गम होता है। बिहार में प्रवेश ये सुरावती ग्राम ढेक, सीतामढ़ी जिला में ये बिहार में प्रवेश करती है, सीतामढ़ी जिले में। और कोसी नदी जो है इसका संगम है बदला घाट में। और बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां हैं लाल बकाया, छोटी बागमती, सिपरी, मनोहरा, कोला, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है कोसी नदी। इसके बारे में याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। और ऋग्वेद तथा इसको जो है कौशिकी ऋग्वेद में और सप्तकोशी इसे नेपाल में कहा जाता है। तो इस कोसी नदी को ऋग्वेद में कौशिकी कहा गया है और नेपाल में इसी नदी को सप्तकोशी कहा जाता है। और यह बिहार का शोक नदी है। बिहार में प्रवेश कहां पर यह नदी करती है? तो सुपौल जिला के समीप भीमनगर में। और इसकी जो संगम है गंगा नदी कुर्सेला, कटिहार जिला में। सहायक नदियां जो है कोसी नदी की सहायक नदियां हैं बागमती, अरुण, तामूर, सुनकोशी, कमला बलान, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती और लिखू खोला। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। इसके बाद कमला नदी के बारे में देख लेते हैं। कमला नदी जो है इसका जो उद्गम होता है नेपाल के महाभारत श्रेणी से होता है और मधुबनी जिला में जो है ये प्रवेश करती है, मधुबनी जिला के जयनगर में। और इसका जो संगम है बागमती नदी बदला घाट, खगड़िया जिला में। ठीक है, बिहार में इस नदी की जो लंबाई है 120 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां हैं सोनी, ढौरी, बलान व त्रिशूला, मैनावती। विशेष में अगर बात करें तो मिथिलांचल की यह पवित्र नदी है। ठीक है, मिथिलांचल की यह पवित्र नदी है। इसके बाद महानंदा नदी के बारे में अगर बात करें तो इसका उद्गम महल्दीराम पहाड़ी यानी दार्जिलिंग के जो है समीप होता है और किशनगंज जिला से जो है इसका प्रवेश होता है। बिहार में प्रवेश किशनगंज जिला से होता है। इसका जो संगम है गंगा नदी गुड़ाकारी घाट, बांग्लादेश से होता है। संगम कहां पर होता है? तो गंगा नदी में होता है। कहां पर? बांग्लादेश के गुड़ाकारी घाट में होता है। और इसकी सहायक नदियां मेची, बालासोन, कनकाई नागर और टेंगान है। इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं, अगर इसके बारे में चर्चा करें तो दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं सो नदी है, याद रखिएगा, सो नदी, पुनपुन नदी, ठीक है। इसके बाद फाल्गु नदी, ठीक है, अजय नदी, सकरी नदी, कर्मनासा नदी, ठीक है, चानन नदी और क्यूल नदी है। तो चलिए इन सभी को बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सो नदी के बारे में चर्चा करेंगे। सो नदी बिहार में प्रवेश कहां पर करती है? तो रोहतास जिला में, और इसकी लंबाई बिहार में 202 किलोमीटर है। सो नदी की जो संगम है गंगा नदी है पटना के मनेर में, और सहायक नदियां जो है सोन नदी की जो सहायक नदियां हैं गोपद है, रिहंद है, बनास, कनहर और उत्तरी कोयल है। इसके बाद पुनपुन नदी के बारे में अगर बात करें तो इसका उद्गम पलामू के मतलब झारखंड के पलामू जिला में होता है, और ये गया जिला में, बिहार में जो कहां से प्रवेश करती है पुनपुन नदी? तो बिहार में गया जिला से ये प्रवेश करती है। बिहार में जो प्रवाह है कहां कहां पर होता है? तो ये बिहार में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और पटना जिला से होकर बहती है। और इसका संगम जो है वो है फतुहा में, ठीक है, पटना के फतुहा में गंगा नदी में इसका संगम होता है। और पुनपुन नदी की जो सहायक नदियां हैं वह है आपका
मादर, बिलरो, मोरहर, दरघा, रामरेखा, बुतावे, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है फल्गु नदी। फल्गु नदी का जो उद्गम होता है कहां से होता है, तो लीलाजन यानी निरंजना व मोहन नदी के संगम से, कहां से, गया, गया से, यानी बिहार के गया से फाल्गु नदी का उद्गम होता है, लीलाजन व मोहन नदी के संगम से। और इसका जो मुहाना है, मतलब कि मुहाना याद रखिएगा, पुनपुन नदी ताल क्षेत्र। शाखाएं क्या है, तो धोधर है, खुरी है, लोकायन और धनराजी आदि इसकी शाखाएं हैं। और इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई और पितृपक्ष के दौरान पिंड दान किया जाता है गया में, ठीक है। तो इसके लिए भी ये नदी बहुत ज्यादा विख्यात है। इसके बाद है अजय नदी। अजय नदी का उद्गम बटपाड़, कहां से उद्गम, कहां से होता है, बटपाड़ जमुई जिला बिहार से होता है। और इसका जो संगम है वो है भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में जो है इसका संगम होता है भागीरथी नदी में। और बिहार में जो बिहार में जहां ये बहती है ये नदी, जमुई और मुंगेर में। अजय नदी कहां कहां पर बहती है, जमुई और मुंगेर। इसके बाद है सकरी नदी। सकरी नदी, इसका जो उद्गम है छोटा नागपुर पठार है। बिहार में प्रवेश नवादा जिले से करती है, गोविंदपुर के निकट से। और नवादा, पटना, गया, मुंगेर जिला में ये बहती है। और इसका जो संगम है गंगा नदी में किउल तथा मोरहर के साथ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कर्मनाशा नदी। इसका उद्गम याद रखिएगा बिहार के कैमूर पर्वत से इसका उद्गम होता है। और चौसा बक्सर जिला में इसका जो चौसा जो है बक्सर जिला में इसका गंगा नदी में संगम हो जाता है। और अशुभ या अपवित्र नदी ये मानी जाती है। कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा को ये निर्धारित करती है। इसके बाद नेक्स्ट है चानन नदी। चानन नदी, इसका अन्य नाम है पंचानन, ठीक है, पंचानन। और इस नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से। और प्रमुख जो धाराएं हैं इसकी, चानन नदी की जो प्रमुख धाराएं हैं, तिलाया है, पैमार है, धरांजे है, महाने है। आपस में जो संगम होता है नालंदा जिला में गिरियक, याद रखिएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो है इस जो मतलब कि दक्षिणी जो नदी है वो है क्यूल नदी। तो क्यूल नदी का जो उद्गम होता है आपको ध्यान में रखना है, इसका उद्गम कहां पर होता है, तो झारखंड के गिरिडीह जिला में, ठीक है, झारखंड के गिरिडीह जिला में इसका उद्गम होता है। तो देखिए जो उत्तरी बिहार की नदियां हैं और जो दक्षिणी बिहार की नदियां हैं इसको आप याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा उत्तरी बिहार की कौन कौन सी नदियां हैं, दक्षिणी बिहार की कौन कौन सी नदियां हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दक्षिणी बिहार की जो नदियां, क्यूल नदी है, इसका जो उद्गम होता है क्यूल नदी का झारखंड के गिरिडीह जिला से होता है। और ये बिहार में प्रवेश कहां से करती है, जमुई जिला के सतपहाड़ी जमुई जिला से। और सहायक नदियां जो है क्यूल नदी की वो है बरनर, हरोहर और अंजन। और इसका जो संगम है बताइए कहां पर होता है, तो लखीसराय जिला, सूरजगढ़ के लखीसराय जिला में गंगा नदी में इसका संगम है, लखीसराय जिला के सूरजगढ़ में। इसके बाद अगर बात करें तो परीक्षा के दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको आप रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए सिकराना नदी को किस नाम से जाना जाता है, सिकराना नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बूढ़ी गंडक के नाम से। डेहरी बांध कहां पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, डेहरी बांध सोन नदी पर स्थित है। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्र नदी है बागमती। बिहार में प्रवाहित नेपाल की जो पवित्र नदी है वह है बागमती। मेची की सहायक नदी है, बताइए मेची किसकी सहायक नदी है, मेची की जो सहायक नदी है वो महानंदा की है। देवहा और गोगरा अन्य नाम है घाघरा नदी की। तो घाघरा नदी का जो नाम है वह है देवहा और गोगरा। बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी जो सहायक नदी है वह है बूढ़ी गंडक नदी। बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी जो सहायक नदी है वह है बूढ़ी गंडक नदी। लखनदेई और करनाली नाम से जानी जाने वाली जो नदी है वह है आपका घाघरा नदी। लखनदेई और करनाली नाम से जानी जाने वाली जो नदी है वह है घाघरा नदी। और अब्दुल बारी पुल किस नदी पर स्थित है, अब्दुल बारी पुल सोन नदी पर स्थित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और सोन नदी के जो अन्य नाम है वह है हिरण्यवाह एवं सोनभद्र नदी। हिरण्यवाह
और सोनभद्र नदी जो है सो नदी के अन्य नाम है। बिहार के जलप्रपात, उष्णकुंड और झीलें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ककोलत जलप्रपात के बारे में डिस्कस करेंगे। ककोलत जलप्रपात, इसकी कुल ऊंचाई 150 फीट है। इसकी अवस्थिति ककोलत पहाड़ी, नवादा जिला में है। मुख्य जो प्रपात की ऊंचाई है वह है लगभग 80 फीट। और विशेष में अगर बात करें तो ककोलत जलप्रपात की जो विशेषता है, कोडरमा पठार से उद्गमित 7 जलधाराओं के मिलने से इसका निर्माण होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद है धुआं कुंड एवं माझर कुंड जलप्रपात। इसकी अवस्थिति बताइए कहां पर है। तो धुआं कुंड एवं माझर कुंड जलप्रपात जो है वो रोहतास जिला, ताराचंडी पहाड़ी के, जो ताराचंडी पहाड़ी है यहां पे इसकी अवस्थिति है। और ताराचंडी पहाड़ी रोहतास जिला में है। और धुआं कुंड और माझर कुंड जलप्रपात की जो नदी है वह है धोवा और काव नदी। ठीक है। और यह किसके लिए महत्वपूर्ण स्थल है, तो सिखों के लिए यह महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है। इसके बाद देखिए करकटगढ़ जलप्रपात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और ये कहां पर है, कैमूर जिला में। इसकी ऊंचाई 100 फीट है और ये कैमूर वन अभयारण्य का भाग है। अन्य जलप्रपात के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा तेलहर कुंड जलप्रपात कहां पर है, कैमूर जिला में है, दुर्गावती नदी के समीप। जियारखंड जलप्रपात भोजपुर जिला में, फुलवरिया नदी पर। ओखारिन कुंड रोहतास जिला में है, गोपथ नदी पर। देवदारी जलप्रपात रोहतास में, कर्मनासा नदी पर। खुआरीदा रोहतास में, असाने नदी पर। राकिम कुंड रोहतास में, गायघाट पर। और सुआरा जलप्रपात रोहतास में, पूर्वी सुआरा नदी पर। बिहार के प्रमुख उष्ण जल कुंड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजगीर में देख लेते हैं कौन कौन से उष्ण जल कुंड है। याद रखिएगा ब्रह्म कुंड बिहार का सर्वाधिक उष्ण जल कुंड है। इसके अलावा राजगीर में जो उष्ण जल कुंड है वह है सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड और मखदुम कुंड। मुंगेर में देख लेते हैं, मुंगेर में है लक्ष्मण कुंड और ये मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड है। इसके अलावा मुंगेर में जो गर्म जल कुंड है वह है लक्ष्मीश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, पंचतर कुंड, भीमबांध, ऋषि कुंड। इसके बाद गया में जो गर्म जल कुंड है वह है अग्नि कुंड। इसके बाद बिहार की प्रमुख झीलों, जो प्रमुख झील है इन झीलों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला है कांवर झील और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांवर झील कहां पर है, तो बेगूसराय जिला के मझौला गांव में। और ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। बूढ़ी गंडक के विसर्पण से इसका निर्माण हुआ है। जल निमग्न वनस्पतियों के लिए यह प्रसिद्ध है, जैसे हाइड्रा, विल्सनेरिया व लेप्लेरोल्स आदि के लिए। साइबेरियन प्रवासी पंछियों का ये आश्रय स्थल है। और जो ये झील है ये रामसर स्थल घोषित है। तो रामसर स्थल जो घोषित झील है इसका नाम याद रखिएगा, यह है कांवर झील। इसके बाद कुशेश्वर स्थान झील पंछी अभयारण्य जो है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और ये कहां पर है, दरभंगा में, कुशेश्वर स्थान प्रखंड में। इसका क्षेत्रफल शरद ऋतु में 20 वर्ग किलोमीटर और वर्षा ऋतु में 100 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख धार्मिक स्थल और ये पंछी अभयारण्य भी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है जगतपुर झील। ये कहां पर है, जगतपुर झील जो है ये भागलपुर में है। और इसका क्षेत्रफल वर्षा ऋतु में 400 हेक्टेयर और ग्रीष्म ऋतु में 50 हेक्टेयर है। पंछियों का ये संरक्षण स्थल है। इसके बाद है गोगा बिल झील। इसका अन्य नाम भी याद रखिएगा, गोगा बिल झील को घोघा झील और घोघा चाप भी कहते हैं। और ये कटिहार जिला के मनिहारी में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है। गोगा बिल झील जो है इसको जो पानी प्राप्त होता है वर्षा से और महानंदा नदी से। इसके बाद है सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील जो है ये सहरसा जिला में है और इसकी आकृति घोड़े के नाल जैसी है। और संगठक जो झीलें हैं वह है जमुनिया, गोबरा, कुमीबा तथा सरदिया। इसके बाद सिंचाई परियोजनाओं के बारे में अगर बात करें तो देखिए सिंचाई क्षमता 2020-21 के अनुसार अगर बात करें तो कुल सिंचाई क्षमता जो है, चरम सिंचाई क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर है और सृजित सिंचाई क्षमता जो है वो कितना है, तो बिहार का 80.91 लाख हेक्टेयर। अगर बात करें तो बृहद और मध्यम सिंचाई जो क्षमता है, चरम सिंचाई क्षमता देखिए 53.53 लाख हेक्टेयर और सृजित सिंचाई क्षमता जो है 37.15 लाख हेक्टेयर। और नवीन योजनाओं के तहत अगर बात करें तो दुर्गावती जलाशय परियोजना
पश्चिमी कोसी, बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना और चोकन सिंचाई योजना आदि जो है इसके लिए मतलब कि इसमें मतलब कि अपना योगदान दे रहे हैं। इनसे इन सिंचाई क्षमताओं में जो है बढ़ोतरी भी हो रहा है। इसके बाद लघु सिंचाई जो है, लघु सिंचाई के अंतर्गत अगर बात करें तो चरम सिंचाई क्षमता 64.01 लाख हेक्टेयर है और सृजित सिंचाई क्षमता 44.76 लाख हेक्टेयर है। बिहार राज्य की प्रमुख नहर परियोजनाओं के बारे में अगर बात करें तो बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र में 30.6% का योगदान है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र में 30.6% का योगदान है। सकल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक रोहतास में है 3.72 लाख हेक्टेयर के साथ, और सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम शिवहर में है 0.26 लाख हेक्टेयर के साथ। नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र रोहतास में है 2.80 लाख हेक्टेयर, और पश्चिमी चंपारण में 1.85 लाख हेक्टेयर, औरंगाबाद में 1.44 लाख हेक्टेयर, याद रखिएगा। इसके बाद कोसी नदी परियोजना के बारे में अगर बात करें तो देखिए इस पर जो बांध बनाया गया है फस्ते बांध और हनुमान नगर अवरोधक बांध जो कि नेपाल में है, और इससे जो नहरें निकाली गई हैं जिससे लाभान्वित जो मतलब कि मतलब बिहार के जो जिले हैं, जो एरिया है वो है पूर्वी कोसी नहर के अंतर्गत सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और खगड़िया, और पश्चिमी कोसी नहर के द्वारा दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल और मधुबनी लाभान्वित होते हैं। छतरा नहर, देखिए छतरा नहर नेपाल का मोरांग क्षेत्र जो है मतलब कि इससे लाभान्वित होता है। गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना देखिए इसके अंतर्गत मुख्य पश्चिमी नहर निकाला गया है जिसकी लंबाई 200 किलोमीटर है और इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल में है। इसके बाद मुख्य पूर्वी नहर जो है इसकी लंबाई 293 मतलब किलोमीटर है और इसका अन्य नाम है तिरहुत नहर, और इसका विस्तार मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण और समस्तीपुर में है। इसके बाद सोन नदी परियोजना जो है ये बिहार की सबसे पुरानी आधुनिक नहर परियोजना है। 1876 ईस्वी में इस परियोजना का निर्माण किया गया था और इसका उद्गम जो होता है कहां से? सोन नदी परियोजना का जो उद्गम है वो रोहतास के डेहरी ऑन सोन से, और इसके प्रमुख जो नहरें हैं पश्चिमी सोन नहर, देखिए पश्चिमी सोन नहर का जो उद्गम है डेहरी है सोन नदी का बायां तट से, और लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं याद रखिएगा पश्चिमी सोन नहर से जिन जिलों को लाभ होता है वह है रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर। इसके बाद पूर्वी सोन नहर, इसका उद्गम वारुण से होता है सोन नदी का दाहिना तट से, और इसकी लंबाई 126 किलोमीटर है और इसका मुहाना पटना के निकट गंगा नदी में है। लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं औरंगाबाद है, गया है, जहानाबाद है, अरवल है और पटना है। इसके बाद त्रिवेणी नहर के बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1907 में किया गया था और इसका जो उद्गम है गंडक नदी है त्रिवेणी, पश्चिमी चंपारण जिला से, और लाभान्वित होने वाले जो जिला है वह है पश्चिमी चंपारण। अन्य सिंचाई जो योजनाएं हैं इसको भी ध्यान में रखिएगा। चंदन जलाशय योजना, इसका संबंध भागलपुर से है। बदुआ जलाशय योजना, इसका संबंध भागलपुर और मुंगेर से है, और मूसाखंड सिंचाई योजना इसका जो संबंध है वो कैमूर से है। इसके बाद अगर बात करें तो तिऊर एवं ढाका नहर, तिऊर एवं ढाका नहर से लाभान्वित जो जिला है वह है पूर्वी चंपारण। उद्गम कहां से होता है तो ललबकिया एवं तिऊर नदी गंडक की ये सहायक नदियां हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद अगर बात करें तो कमला नहर है, कमला नहर से लाभान्वित जिला जो है दरभंगा और मधुबनी है, और कमला नहर का जो उद्गम है वह है कमला नदी से दरभंगा जिले के उत्तर से। इसके बाद है सकरी नहर, सकरी नहर का निर्माण 1950 में हुआ था और इसका जो ये नहर है सकरी नहर, इसका उद्गम सकरी नदी से होता है, और इस नहर से लाभान्वित होने वाले जो जिला हैं गया है, नवादा है और नालंदा है। अन्य प्रमुख जो नहरें हैं इसके बारे में देख लेते हैं। दुर्गावती जलाशय परियोजना, दुर्गावती नदी, इससे लाभान्वित जो जिला है वो है कैमूर और रोहतास, याद रखिएगा। इसके बाद है बरनार परियोजना, बरनार परियोजना इसका संबंध बरनार नदी से है और लाभान्वित जिला जमुई है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए बागमती परियोजना, बागमती परियोजना बागमती नदी इसका जो उद्गम है वो बागमती नदी से होता है और सीतामढ़ी से, और लाभान्वित जो जिले हैं सीतामढ़ी है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर और शिवहर है। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं जो है जैसे डेहरी में, डेहरी जो जल विद्युत परियोजना है कहां पर है रोहतास में, वरुण औरंगाबाद में है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है,
कटाया सुपौल में है और अगनूर अरवल में है, नासरी रोहतास में है, त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण में है, श्रीखंडी ये भी रोहतास में है, बेलसार अरवल में है, सेबारी रोहतास में है और जैनागरा जैनागरा ये रोहतास में है। तो प्रमुख जो मतलब कि जो जल विद्युत परियोजना है कहां कहां पर है इसको ध्यान में रखिएगा। नलकूप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुल सिंचित क्षेत्र का 63.9% जो है नलकूप से इन क्षेत्र मतलब कि जो बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र हैं वो सबसे ज्यादा नलकूप से मतलब सिंचाई की जाती है। कितना? तो कुल मतलब कि सिंचित क्षेत्र का 63.9%। सर्वाधिक सिंचाई अगर बात करें तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होता है घटते क्रम में समस्तीपुर, सीतामढ़ी, कटिहार और पूर्वी चंपारण। तो घटते क्रम में याद रखिएगा। देखिए इसके बाद तालाब के अंतर्गत अगर बात करें तो कुल सिंचित क्षेत्र का जो तालाब से सिंचाई होता है वो है 1.90%। लगभग 115,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई तालाब से की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई घटते क्रम में अगर बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई दरभंगा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई और सिवान में जो है तालाब से की जाती है। इसके बाद पाइन के अंतर्गत अगर बात करें तो देखिए कृत्रिम कच्ची नहर जैसी ये सिंचाई प्रणाली है पाइन और अत्यंत प्राचीन है, मौर्यकालीन है और प्रमुख जिले जो है मतलब पाइन का जो प्रयोग किया जाता है इसके द्वारा जो सिंचाई की जाती है गया में, नवादा में, जमुई, बांका और भागलपुर में। प्रमुख जो भाग है इसके बारे में अगर देखें तो आहार पाइन का मुहाना, प्रमुख भाग जो इसका है वो आहार जो है पाइन का मुहाना होता है और करहास खेतों के समीप सबसे छोटी पाइन की शाखा जो है वो करहास कहलाता है। तो आहार क्या होता है? पाइन का मुहाना होता है और जैसे पाइन का जो मुहाना है आप देख सकते हैं और जो करहार होता है वो खेतों के समीप सबसे छोटी लाइन की शाखा होती है। बिहार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिहार की जो बहुउद्देशीय परियोजना है सबसे पहले कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए जो कोसी बहुउद्देशीय परियोजना है इसका जो संबंध है भारत और नेपाल मतलब भारत और नेपाल से है और ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। 1954 में इस परियोजना के लिए समझौता हुआ था और निर्माण कार्य 1959 में प्रारंभ हुआ और इसका निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ? 1963 में। कोसी पूर्वी नहर जो है विद्युत गृह की स्थापना 1978 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत का उत्पादन करना, सिंचाई और भूमि का संरक्षण करना। परियोजना के जो चरण है तो प्रथम चरण के अंतर्गत अगर बात करें तो देखिए नेपाल में बांध का निर्माण, हनुमान नगर नेपाल में बांध का निर्माण किया जाएगा। पूर्वी कोसी नहर जो है 44 किलोमीटर का निर्माण होगा। द्वितीय चरण के अंतर्गत पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण होगा, 113 किलोमीटर का निर्माण होगा। ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना इसका जो मतलब कि संबंध है उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से है। यानी बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की यह संयुक्त परियोजना है और ये जो समझौता है भारत नेपाल समझौता के तहत इस परियोजना का मतलब कि सृजन हुआ था 1959 में। योजना आयोग के द्वारा परियोजना को मंजूरी 1961 में दी गई थी। जल विद्युत परियोजना की स्थापना पश्चिमी चंपारण जिला में किया गया। इसके बाद पूर्वी गंडक नहर परियोजना, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए पूर्वी गंडक नहर परियोजना इसका जो संबंध है मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान से है। अन्य नाम है तिरहुत नहर। गंडक नदी के समानांतर यह प्रवाहित होता है। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर परियोजना, इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। 3 भागों में यह विभाजित है और इससे लाभान्वित जो जिले हैं देवरिया है, गोरखपुर है, कुशीनगर है और महाराजगंज उत्तर प्रदेश, सारण, सिवान एवं गोपालगंज बिहार और भैरवा नेपाल। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर जो है बांध का निर्माण करेगा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर बांध का निर्माण होगा वाल्मीकि नगर में। सोन बहुउद्देशीय परियोजना, इसके बारे में अगर बात करें तो बिहार की यह प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। सोन बैराज या इंद्रपुरी कदवन बैराज नामक जो है जलाशय का निर्माण किया जाएगा। विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैराज होगा। 1407 मीटर जो है इस बैराज की मतलब कि आप देख सकते हैं कि लंबाई होगी और निर्माण जो प्रारंभ होगा 1960 से। इस कब हुआ था निर्माण प्रारंभ? 1960 में हुआ था। पूर्ण कब हुआ? 1965 में। तो विश्व का ये चौथा सबसे बड़ा बैराज था। 1407 मीटर इसकी लंबाई थी और ये बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और नहरें, तो इससे जो अगर बात करें इससे जो नहरें निकाली गई हैं
पश्चिमी सोन नहर, इसकी शाखाएं बक्सर, आरा और चौसा नहर से, मतलब कि इसकी जो शाखा है कहां कहां पर है, बक्सर, आरा, चौसा नहर, पूर्वी सोन नहर। जल विद्युत केंद्र के बारे में अगर बात करें तो वरुण जल विद्युत केंद्र, इसकी जो क्षमता है 3.3 मेगावाट की है और 1996 में इसका मतलब कि निर्माण हुआ था। और टेहरी जल विद्युत केंद्र का जो क्षमता है 6.6 मेगावाट की और ये 1993 में इसका निर्माण हुआ। इसके बाद बिहार की जो जलवायु है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बिहार की जलवायु का जो वर्गीकरण है उपोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी में की जाएगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो जलवायु का वर्गीकरण है उपोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी में। कोपेन के अनुसार अगर बात करें तो देखिए, मध्य तापीय या गंगा तुल्य उत्तरी बिहार देखिए CWG जो है मध्य तापीय या गंगा तुल्य, CWA जो है उत्तरी बिहार यानी किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, जोगबनी और अररिया आदि, और CSA के अंतर्गत दक्षिण बिहार, पटना, गया, मुंगेर और जहानाबाद आदि आता है। तो CWG, CWA, CSA क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, देखिए बिहार के जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं वह है ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण पश्चिमी मानसून की सक्रियता। तो ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता, बंगाल के खाड़ी से समीपता, हिमालय से निकटता और दक्षिण बिहार में पठारी व पहाड़ी नुमा ऊंचावच और काल वैशाखी पौने, ये सभी जो है जो बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद अगर बात करें तो बिहार की जो प्रमुख ऋतुएं हैं, तो बिहार की प्रमुख ऋतुएं 3 है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और शीत ऋतु है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु के बारे में अगर बात करें तो बिहार में जो ग्रीष्म ऋतु है मतलब जो ग्रीष्म ऋतु है इसका जो समय होता है मार्च से मध्य जून तक। ग्रीष्म ऋतु का जो समय है मार्च से मध्य जून तक, और इस समय लू बहता है, गर्म हवाएं बहती हैं, धूल कण उड़ते हैं और सबसे गर्म स्थान जो है बिहार का वो है गया। मानसून के पहले स्थानीय तूफान और ओलावृष्टि होता है। बिहार में वर्षा ऋतु, देखिए वर्षा ऋतु जो है इसका समय मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक है और सर्वाधिक वर्षा जो है जुलाई और अगस्त में होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वर्षा का जो कारण होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। वर्षा का कारण क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन, ठीक है। पूर्वी बिहार में इस मानसून का आगमन 8 जून को होता है और पश्चिमी बिहार में 15 जून को। न्यूनतम वर्षा वाला जो जिला है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है और न्यूनतम वर्षा वाला जिला अरवल है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार में शीत ऋतु, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शीत ऋतु का जो समय है मध्य अक्टूबर से फरवरी तक, ठीक है। पाला कब पड़ता है, तो देखिए पाला सबसे अगर बात करें तो सर्वाधिक ठंड पाला फ्रॉस्ट जो है पर्वतीय तराई और दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पड़ता है और सर्वाधिक ठंडा मध्य दिसंबर से जनवरी तक रहता है। शीत ऋतु में वर्षा 5 से 10 सेंटीमीटर होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बिहार में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार में जो वन आवरण है अगर बात करें तो गैर वन क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा है, कितना है 91.91%। अति सघन वन कितना है 0.35%, यानी 333.42 वर्ग किलोमीटर। और खुले वन का जो क्षेत्र है वह 4%। गैर वन क्षेत्र कितना है 91.91%। अति सघन वन जो है वो है 0.35%, यानी 333.42 वर्ग किलोमीटर। खुले वन 4% है, यानी 3761.54 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन जो है वह 3.49%। परसेंटेज ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मध्यम सघन वन का जो एरिया है वह 3285.83 वर्ग किलोमीटर और कुल वन आवरण जो है कितना है तो 7.84%, यानी 7380.79 वर्ग किलोमीटर। झाड़ियां कितने हैं तो इनका जो विस्तार है झाड़ियों का वह है आपका 0.25%, यानी 235.89 वर्ग किलोमीटर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले जो जिला है, यानी सबसे कम जो वन आवरण मतलब कि पाया जाता है किस जिले में पाया जाता है, तो बिहार के जो जिले हैं इसको ध्यान में रखिएगा। न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले जो जिले हैं, जैसे पहला है शेखपुरा, इसके बाद बक्सर, इसके बाद गोपालगंज, ठीक है, इसके बाद जहानाबाद, ठीक है। तो याद रखिएगा शेखपुरा, बक्सर तथा सिवान, गोपालगंज और जहानाबाद,
इनका क्रम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले जो जिले हैं, पहला स्थान कैमूर का है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब कि वन है, कितना, 1051.56 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद पश्चिमी चंपारण का स्थान आता है, इसके बाद रोहतास का, इसके बाद जमुई का। क्रम इंपॉर्टेंट है, क्रम ज्यादा पूछा जाता है। तो न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र वाले जिले और सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले जो जिले हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र वाले जो जिले हैं, बताइए, न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र वाले जिले हैं शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद और बक्सर। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले जिला जो है, सबसे ज्यादा जिन मतलब कि जिलों में वन पाया जाता है वह है कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई। और सबसे कम वन आवरण क्षेत्र वाले जो जिले हैं, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद और बक्सर है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जो जिले हैं, कैमूर है, जमुई है, नवादा है और मुंगेर है। तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जिले कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर है। प्रमुख वन संरक्षण स्थान, इसको ध्यान रखिएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, चिड़ियाघर सफारी राजगीर में है, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है और राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान गया में है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहां पर है? पटना में। चिड़ियाघर सफारी राजगीर में है, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में और राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान गया में है। 2019 के तुलना में सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि, तो 2019 के तुलना में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वन आवरण का जो वृद्धि हुआ है, कहां पर? बांका में। कितना? 16.29 वर्ग किलोमीटर का। इसके बाद जमुई में और इसके बाद गया में। तो सबसे ज्यादा मतलब कि वन आवरण वृद्धि जो है बांका में, जमुई, इसके बाद गया में हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2019 के तुलना में वन आवरण की सर्वाधिक जो हानि हुई है, कहां कहां पर हुई है? क्रम याद रखिएगा। 2019 के तुलना में वन आवरण की सर्वाधिक हानि जो है कैमूर में, इसके बाद सुपौल और इसके बाद रोहतास में। तो क्रम इंपॉर्टेंट है। बिहार में अति सघन वन वाले जो जिले हैं, बिहार में अति सघन वन वाले जिले कौन कौन से हैं? तो पहला स्थान है पश्चिमी चंपारण का, इसके बाद मुंगेर और इसके बाद जमुई। मुंगेर में, जमुई में और पश्चिमी चंपारण में जो वर्ग किलोमीटर में एरिया है, इसको ध्यान रखिएगा। पश्चिमी चंपारण में जो सघन वन मतलब पाए जाते हैं, कितना? 249.34 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद मुंगेर में 37.97 वर्ग किलोमीटर और जमुई में 28.97 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्रम याद रखिएगा। अति सघन वन वाले जो जिले हैं बिहार में, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर और जमुई, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लखीसराय और रोहतास का स्थान आता है। 3 तक याद रखिएगा, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, रोहतास, ये अति सघन वन वाले जिले हैं। इसके बाद अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट जो है, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव तथा पंछी अभ्यारण्य। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव तथा पंछी अभ्यारण्य। राष्ट्रीय पार्क के बारे में सबसे पहले अगर बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसका जो एरिया है 335.64 वर्ग किलोमीटर है। वाल्मीकि बाघ शरण स्थली प्रमंडल 1 और 2, पश्चिमी चंपारण। तो लोकेशन याद रखिएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि बाघ शरण स्थली प्रमंडल 1 और 2, पश्चिमी चंपारण में। इसकी जो एरिया है वो 880.78 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में है, ठीक है। इसके बाद भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर और रोहतास में है। राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य, राजगीर या पंत वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा में है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। गंगा नदी में जो लंबाई है इसकी, इस अभ्यारण्य के लिए 60 किलोमीटर है। और रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा में है और इसका जो एरिया है 27.27 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद पंछी अभ्यारण्य के बारे में अगर बात करें तो कुशेश्वर स्थान पंछी अभ्यारण्य मिथिला दरभंगा में है। इसकी एरिया 29.21 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद बड़ैला सलीम अली पंछी अभ्यारण्य वैशाली में है। नागी डैम पंछी अभ्यारण्य जमुई में है। नकटी डैम पंछी अभ्यारण्य जमुई में है, ठीक है। लोकेशन याद रखिएगा, कौन सा पंछी अभ्यारण्य किस जिला में है। कांवड़ झील पंछी अभ्यारण्य बेगूसराय में है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें
तो परीक्षा के दृष्टि से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उदयपुर पंछी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? उदयपुर पंछी अभ्यारण्य बेतिया में है। राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो बिहार राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ है 15 अगस्त 2006। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? तो बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिहार में वनो उत्पाद आधारित उद्योग, बिहार में वनो उत्पाद पर आधारित जो उद्योग है, पहला है प्लाईवुड निर्माण। कहां कहां पर होता है? तो बेतिया में होता है, पटना में और मुजफ्फरपुर में। इसके बाद कथा उद्योग कहां पर होता है? कथा उद्योग बेतिया में और गत्ता उद्योग समस्तीपुर तथा दरभंगा में। इसके बाद प्रमुख प्राकृतिक जो स्थल है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संपूर्ण मैप को, जो बिहार का मैप है, आप इसको 2-3 बार जो है मतलब कि रिवीजन कर लीजिएगा, कौन सा लोकेशन कहां पर है, किन किन राज्यों से बिहार के कौन कौन से जिला मतलब कि सटे हुए हैं, किन किन मतलब कि जो जिला है, कौन सा जिला 2 राज्यों से बिहार के मतलब कि बिहार के कौन सा जिला 2 राज्यों से सटे हुए हैं। ये 2-3 बातें जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्रम भी याद रखिएगा। देखिए, पश्चिमी चंपारण के संदर्भ में अगर बात करें तो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी है, और वाल्मीकि और नंदगढ़ महोत्सव है पश्चिमी चंपारण में मनाया जाता है। वैशाली के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पे वैशाली में बरया झील है, सलीम अली पंछी अभ्यारण्य है। भागलपुर में अगर बात करें तो विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य है, और कटिहार में गोगाबिल झील है, और बिहार का यह सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र है। मुंगेर के संदर्भ में अगर बात करें तो भीम बांध अभ्यारण्य, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड है, ये सभी जल कुंड है। जमुई के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पे जो है जमुई में नागी और नकटी बांध पंछी अभ्यारण्य है। नवादा में ककोलत जलप्रपात है। गया में दशरथ मांझी लोक उत्सव मनाया जाता है, और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन जीव पार्क है। कैमूर में दुर्गावती जलप्रपात है दुर्गावती नदी पर। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर वन जीव अभ्यारण्य है, अनुपम झील है, याद रखिएगा, अनुपम झील। और पटना के संदर्भ में अगर बात करें तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला पटना में लगता है। ये सभी जो पॉइंट है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। बिहार की प्रमुख वनोपज, जो बिहार की प्रमुख मतलब कि वन से उपज प्राप्त किए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सेमल है, सेमल ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पौधा होता है, इसका वैज्ञानिक नाम है बॉम्बैक्स सेइबा, अन्य नाम है कॉटन ट्री। ये इसका जो मतलब कि रंग होता है, इस पुष्प का लाल रंग का ये पुष्प होता है। और प्रमुख के बारे में अगर बात करें तो इस मतलब कि सेमल से लकड़ी और रुई की प्राप्ति होती है, और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वह है तराई का क्षेत्र। इसके बाद साल, साल क्या है? देखिए, अन्य नाम है साखू, साखू का पेड़। वैज्ञानिक नाम है देखिए सोरिया रोबस्टा। प्रमुख उत्पादक राल है, धूपबत्ती और औषधि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राल का, रेसिन का, लकड़ी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रेलवे लाइन, स्लीपर और पानी वाले जहाज आदि के निर्माण में साल वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, साल के लकड़ी का। इसके बाद अगर बात करें तो ये द्विबीजपत्री और आर्द्र पर्णपाती वृक्ष है, और प्रमुख क्षेत्र कहां कहां पे है इसका, मतलब कि इस वृक्ष का जो उपज की जाती है कहां कहां पे? पूर्णिया, सहरसा, अररिया, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में। इसके बाद है टसर। टसर ये रेशम का प्रकार है, और इस रेशम का जो प्रमुख क्षेत्र है टसर का वो भागलपुर है। टसर के लिए जो है आदर्श वृक्ष जो है वो है अर्जुन, जो आदर्श वृक्ष है वो क्या है? अर्जुन। इसके बाद शीशम के बारे में अगर बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? याद रखिएगा, शीशम का वैज्ञानिक नाम है डलवर्जिया सीसू, और इसका उत्पाद लकड़ी, पत्तियां और जड़ें। प्रमुख क्षेत्र क्या है इस मतलब शीशम का जो पेड़ है कहां पे मतलब कि उपजाए जाते हैं? तो दक्षिण पूर्व बिहार में, और ये पर्णपाती वृक्ष है, याद रखिएगा। इसके बाद है तून। तून जो है महोगनी परिवार का एक वृक्ष है, और इससे लकड़ी प्राप्त किया जाता है। फर्नीचर और खिलौने आदि के निर्माण में इस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है लाख। इसका वैज्ञानिक नाम है लेसिफर लक्का, और संस्कृत नाम है लाछा से वे उत्पन्न, और उपनाम है प्रकृति का वरदान।
सूक्ष्म कीटों के द्वारा ये निर्मित होता है और इस लाख का जो प्रमुख क्षेत्र है बिहार झारखंड सीमा है। लाख के लिए आदर्श वृक्ष जो है पलाश है, बरगद है, गुलर व कुसुम है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट में हम लोग बिहार के बजट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन बिहार बजट के बारे में होगा। तो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिए, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा पीडीएफ से। इसके बाद जो है आप लेक्चर को जो है लेक्चर के माध्यम से रिवाइज कीजिएगा, तो आपको मतलब कम समय में ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।